गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 का जो शुरुआती बेसिक है वो हमने सब पढ़ लिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, बड़े शॉर्ट में सारी बात समझेंगे। देखो, पहला प्रकार है हमारे पास में पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा इसको? रो मैट्रिक्स। समझिएगा। तो आप बच्चे सब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ये देखिए, आपके सामने एक मैं ऐसा आव्यूह बना रहा हूँ। देखो, ये एक आव्यूह है जिसके अंदर एक ही पंक्ति है। कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति है। 1 2 3, 3 स्तंभ है। ठीक है, हमें पंक्ति से मतलब है। अगर एक पंक्ति है तो वो पंक्ति आव्यूह है। इसी तरह से एक होता है स्तंभ आव्यूह, जिसको आप बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह जिसके अंदर केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियों से हमें कोई मतलब नहीं है, एक ही स्तंभ हो। अब देखो इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 3। तो क्रम लिखते समय पहले पंक्ति लिखी जाती है। तो बताओ स्तंभ कितने हैं? 1। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है। अगला जो है देखिए क्या है, सुनिएगा, शून्य आव्यूह। देखिए क्या है? शून्य आव्यूह, जिसको आप कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह, लिखते जाइए कॉपी पर, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। क्रम से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी भी क्रम का आव्यूह आ सकता है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बुक में हमेशा इसको क्या करते हैं, एक शून्य, जैसे आप किसी भी आव्यूह को ऐसे नाम रखते हैं ना, उसका ए से भी दर्शा देते हैं, बी से भी, सी से भी, ऐसे हर आव्यूह का आप नेम रखते हैं ए बी सी। ठीक है। उसी प्रकार शून्य आव्यूह को हमेशा ऐसे थोड़े बड़े से शून्य से दर्शाते हैं। ओ बोल सकते हैं आप इसको, शून्य बोल सकते हैं, अलग से दिख जाएगा बुक में आपको। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारे पास वर्ग आव्यूह। अगला क्या आता है बेटा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुनिए, वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके लिए m बराबर n होता है। आप जानते हैं m यहाँ पंक्तियों की संख्या है, n यहाँ स्तंभों की संख्या है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, m बराबर n होता है, वह आव्यूह क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं यहां। मैंने कहा कि आपको एक आव्यूह दे दिया m इंटू n कोटि का, और मैंने पूछ लिया कि यह आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। जब m क्या हो? बड़ा हो n से, जब m क्या हो? छोटा हो n से, और जब m बराबर क्या हो? n, और d नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ये दिया गया आव्यूह जो है आपका m इंटू n कोटि का, ये वर्ग आव्यूह तभी होगा जब m बराबर क्या होगा? n होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला आव्यूह मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। बोलो इसकी कोटि कितनी है? 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं। ठीक है। फिर देखिए एक और लिख देते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा आव्यूह के अंदर 1 2 3 4 5 6 ही लेना होता है। ये तो हमारा बेसिक आव्यूह है जो हम हमेशा उदाहरण में इजीली मान लेते हैं। आव्यूह कोई भी आ सकता है। अब ये 3 इंटू 3 का हो गया, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। ऐसे आव्यूह जिनमें स्तंभों की पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान होती है वो वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। अब पांचवी चीज पढ़ेंगे हम, वर्ग आव्यूह का विकर्ण।
कि वर्ग आव्यूह का विकिरण क्या, किसी आव्यूह का विकिरण क्या होता है। जैसे आयत में वर्ग में विकिरण होते हैं ना, वैसे ही बस एक चीज याद रखिएगा कि विकिरण जो है सदैव किसका प्राप्त किया जाता है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का ही विकिरण प्राप्त होता है। याद रखना ये बात बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक आव्यूह ले लेता हूँ, ABCDEFGHI ले लिया, ये लो जी। ये एक वर्ग आव्यूह है कि नहीं है बेटा, बताओ आप सभी लोग। यह एक वर्ग आव्यूह है। अब इसके अंदर देखो, जब इस प्रथम आव्यूह को जब हम मिला देंगे अंतिम आव्यूह के साथ में, तो ये देख रहे हैं पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये चीज़, ये है इसका विकिरण। इसको आव्यूह का हम क्या कहते हैं, मुख्य विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य विकिरण कहते हैं। और बताओ, आपसे पूछ ले कि इस आव्यूह के विकिरण के अवयव बताइए, तो विकिरण के अवयव कौन कौन से हो गए, जो अवयव विकिरण के ऊपर आ रहे हैं वही अवयव क्या कहलाएंगे, विकिरण के अवयव, यानी ए, ई और आई, ए, ई और आई। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रकार पर। चलो यही समझा देते हैं आपको। छठा प्रकार हमारे पास में है, तो समझिएगा अदिश आव्यूह क्या होता है, समझिएगा सब बच्चे। अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, देखो क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसके, ऐसा आव्यूह, चलो एक काम करते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं विकिरण आव्यूह। अब कुछ बच्चे देखो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये विकिरण आव्यूह, ये आव्यूह का विकिरण अलग अलग चीज है। ये तो मैंने 5 नंबर में तो आपको ये बताया है कि आव्यूह का विकिरण क्या होता है, किसका प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। और 6 नंबर जो मैंने यहाँ टॉपिक डाला है वो है विकिरण आव्यूह। ये जैसे आपका पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, वर्ग आव्यूह, इसी तरह से ये भी एक आव्यूह का प्रकार है विकिरण आव्यूह। ठीक है ना। ये तो आव्यूह का विकिरण क्या होता है ये बताया गया है। इसको मैंने एक अलग से नंबर डाल दिया, हालांकि ये 4 नंबर में से ही, मतलब 4 नंबर का ही भाग है ये, पर मैंने 5 नंबर में अलग से दर्शा दिया इसको। अब आता है विकिरण आव्यूह, तो सुनिएगा, नोट कीजिएगा बात। ऐसा आव्यूह जिसके विकिरण को छोड़कर, यही तो है विकिरण, विकिरण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, वो विकिरण आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसके विकिरण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, वो विकिरण आव्यूह कहलाता है। तो देख रहे हैं आप, ये विकिरण आव्यूह है। ठीक है, ये विकिरण आव्यूह है। ठीक है, ऐसे जितने भी आव्यूह होते हैं ना, वो सारे विकिरण होते हैं। ठीक है, ये सभी विकिरण आव्यूह हैं। ये देखिए आप, 0 या 2 ले रहा हूं मैं, लो, ये सारे के सारे विकिरण आव्यूह हैं, क्योंकि इनके विकिरण को छोड़ करके बाकी सारे क्या हैं, ठीक है, सारे ही क्या है बेटा, अन्य जो अवयव हैं वो सभी शून्य हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके विकिरण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, वो विकिरण आव्यूह कहलाता है। अब इस विकिरण आव्यूह में से ही 2 भाग और निकल जाते हैं, एक तो 7वीं परिभाषा और एक 8वां प्रकार। 2 प्रकार आपके निकल जाएंगे इसी में से। ठीक है, 7वां और 8वां प्रकार। 7वां प्रकार है बेटा कौन सा, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। और 8वां प्रकार है आपका तत्समक आव्यूह, कह दीजिए आप, इकाई आव्यूह कह दीजिए। और याद रखिएगा कि इकाई आव्यूह को कैपिटल आई से दर्शाते हैं, शून्य आव्यूह को 0 से दर्शाते हैं, ध्यान रखना है बात। अब ये होते क्या है समझिए। अब आपको सर अदिश आव्यूह क्या होता है, देखो, ऐसा आव्यूह जिसके विकिरण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हों,
ठीक है ना, तथा विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या हो, समान हो। तो देखो मैंने क्या कहा, ये निकले तो विकिरण अवयव में से ही है ना, तो विकिरण अवयव वाली परिभाषा तो यहाँ लागू हो ही रही है। विकिरण अवयव क्या था कि ऐसा अवयव जिसके विकिरण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, तो निकले तो विकिरण में से ना, तो विकिरण वाली परिभाषा तो लागू हो ही रही है। ये दोनों विकिरण अवयव हैं, पर विकिरण अवयव के दो प्रकार हैं अलग अलग। क्या कि ऐसा विकिरण अवयव, ठीक है, जिसके विकिरण का प्रत्येक अवयव समान हो। विकिरण का देखो यहाँ पर मैंने 2 2 2 लिया है, 3 3 3 ले लीजिए, 1 1 1 ले लीजिए, ठीक है ना। जबकि विकिरण अवयव सभी होते हैं, समान हो चाहे ना हो। यहाँ समान नहीं था तो भी विकिरण था, ये भी विकिरण था, ये भी विकिरण था। अगर विकिरण के अवयव समान हैं तो हम उन्हें अदिश अवयव, उन विकिरण अवयव को जिनमें विकिरण के सभी अवयव समान, उनको हम अदिश अवयव भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है ना, अब आप ये कह सकते हैं 7वें में से ये 8वां निकल गया, 7वें में से भी एक 8वीं परिभाषा मैंने निकाल दी, तत्समक अवयव, इकाई अवयव। तो उसके बारे में यहां बता रहा हूं कि ऐसा अवयव जिसका, या ऐसा विकिरण अवयव जिसके विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या हो बेटा, इकाई हो। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इकाई अवयव पड़ा, ठीक है। और इसको किससे निरूपित किया जाता है, आई से। अब ये 3 × 3 कोटि का है, इसी प्रकार ये 2 × 2 कोटि का भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास में जो अवयव के प्रकार थे, मैंने आपको बताए अभी, ठीक है। ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। और चलिए अब मैंने 3.1 प्रश्नावली के कुछ सवाल लिए हैं आपके लिए, तो देखिए उनको, देखिए क्या है। 3.1 प्रश्नावली से संबंधित कुछ सवाल हैं, उनको समझते हैं। चलिए इनको हटाइए यहाँ से। अब देखिए, जैसे कि पहला सवाल आपके पास में, देखो पहला सवाल जो है ना बच्चों, वो मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें एक अवयव देकर के आपसे पूछा हुआ है कि A11 का मान बताइए, A12 का मान बताइए, इसकी कोटि बताइए, कुल अवयव बताइए, ऐसा सवाल है। हम बात करेंगे दूसरे सवाल की, और दूसरा और तीसरा सवाल सेम है। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि किसी अवयव के अंदर कुल कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं। अब ये पूछ रहा है कि अवयव की संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ऐसे कितने अवयव बना सकते हैं आप, जिनके अंदर कुल अवयवों की संख्या क्या रहनी चाहिए बेटा, 24 रहनी चाहिए। तो संभव कोटियां हो सकती हैं, देखो 6 × 4 का अवयव बना सकते हो आप। 6 × 4 का अवयव देख लीजिए, 6 × 4 के अवयव में कुल अवयव कितने होंगे बता दो आप, 24। क्योंकि कोटि का गुणनफल ही जो है वो बराबर होता है किसके, अवयवों की संख्या के। 4 × 6 का बना लो तब भी 24 अवयव रहेंगे। 2 × 12 का बना लो, 12 × 2 का बना लो, 1 × 24 का बना लो, 24 × 1 का बना लो, 3 × 8 का बना लो, 8 × 3 का बना लो। क्यों भाई? तो इस तरह से आप जो है संभव कोटियां बता सकते हैं कि 24 अवयव वाले अवयव जो हैं उनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। इनमें से कोई भी कोटि का अवयव आप ले लीजिए, और कोटि का गुणनफल करने पे आपको 24 प्राप्त होगा, यानी ये सभी अवयव जो हैं 24 अवयव वाले होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर मान लो कि अगर आपके अवयव में 13 अवयव हैं, तो अजी 13 अवयव हैं तो भाई संभव कोटियां 2 ही होंगी, 1 × 13, 13 × 1, क्योंकि 13 के गुणनखंड नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, ठीक है। हम अब चलते हैं चौथे सवाल और 5वें सवाल पर। मैं यहाँ 5वां क्वेश्चन लूंगा, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन सेम है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी चुका हूँ। आपको कहा जाएगा कि एक अवयव ए ज्ञात कीजिए जिसके अवयव का काम कौन कर रहा है, Aij, कितनी कोटि का, 3 × 4 का। सबसे पहले तो बेटा ये संक्षिप्त रूप है, इसको विस्तृत रूप में लिख लेना। 3 × 4 का अवयव कैसे लिखेंगे आप बताओ, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। लो जी, 3 × 4 का हमने ये अवयव बना लिया। देख लो 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ है। अब इनके ये जो प्रत्येक अवयव है ना, इसको ज्ञात करने का सूत्र दिया हुआ है। अब इसमें देखो 3 या 4 भाग आपको दे रखे हैं, मैंने सिर्फ पहला भाग लिया। चलो
तो मैं यहाँ अवयवों को ज्ञात कर रहा हूँ इस सूत्र के आधार पर। तो अवयव ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको ये दे रखा है। अब जैसे आपको चाहिए A11, तो आप जानते हैं I की जगह पर 1 आ गया, J की जगह पर 1 आ गया, कितना हो जाएगा -3 + 1 -2। मोड में देखो 2 है, -2 है तो +2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही मान निकालिए A12 का, I की जगह 1, J की जगह 2, कितना आ जाएगा 1/2 गुना में 1, बोलो कितना आ जाएगा 1/2। A13 3 और 3 से 3 कट गया 0, 1/2 गुना में 0। लो जी बच्चों, इसी प्रकार से सभी अवयव आप इस आधार पर निकाल सकते हैं और इन अवयवों को उठा करके इनकी जगह पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ पर सभी अवयवों के मान रख देना, यहाँ पर आगे जा करके आपका अवयव A बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दो अवयव की समानता के आधार पर है। जैसे अभी देखो, ये आपको दो अवयव समान दे रखे हैं, क्वेश्चन देखिए आप, और जब दो अवयव समान होते हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि इनके संगत अवयव समान होंगे कि नहीं होंगे। बताओ आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। तो a - b का मान किसके बराबर हुआ, -1 के बराबर, और 2a - b का मान किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। तो ये एक समीकरण बन गई, ये 2 नंबर बन गई। इसी प्रकार 2a + c का मान किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर, और 3c + d का मान किसके बराबर हुआ, 13 के बराबर। तो 2 समीकरण ये बन गई, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इनको हल कर लीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर को हल कीजिए। तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है, देखो a - b में से मैंने घटाया, सेकंड वाली को घटाया, तो क्या आ जाएगा 1 - 0। तो आप कहेंगे सर a - 2a - a बच गया, b से b कट गया, बराबर में 1, यानी a का मान कितना आ गया, -1। यहाँ a का समीकरण 1 या 2 में से किसी एक के अंदर a का मान -1 रख दीजिए। a का मान -1 जैसे ही आप रखेंगे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या उन्होंने, अच्छा यहाँ -1 था बच्चों, ये -1 था, देखो कितना है -1। ठीक है, तो यहाँ इक्वल में माइनस कट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप a का मान जब 1 रखेंगे, 1 रखिए a का मान, तो b बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लो जी, a और b के मान पता लग गए। अब यहाँ आइए, अब इसी प्रकार बेटा इनको हल कीजिए आप। तो सुनिएगा, ठीक है, अब इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर a का मान 1 रखिए जरा आप, a का मान 1 यहाँ रखेंगे। 3 नंबर समीकरण में कितना हो गया, 2 + c बराबर 5। तो बच्चों बताओ c का मान कितना हुआ, 3। अब c का मान 3 यहाँ रख दीजिए, तो d का मान कितना आ जाएगा, 4। तो बताओ a, b और c, d के मान पता लग गए। बस यही हमसे पूछा गया था। तो ये सवाल था अब दो अवयव की समानता के आधार पर। ठीक है, छठा सवाल भी दो अवयव की समानता के आधार पर है। और क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ एक ऑप्शन वाला सवाल करवाया था कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, वर्ग अवयव कब होगा, जब m = n होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये 3.1 एक्सरसाइज थी। धन्यवाद।